सभी का स्वागत है द डीप डाइव में। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था की उस रीढ़ की हड्डी पर बात करने वाली हैं जिसके बारे में शायद बड़ी बड़ी हेडलाइंस में कम ही सुनने को मिलता है। कभी सोचिए, खेती के बाद भारत में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार कहाँ मिलता है? किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में? नहीं, वो है एमएसएम सेक्टर, मतलब हमारे छोटे और मंझले उद्योग। ये 6 करोड़ से ज्यादा बिजनेस मिलकर आप सोचिए लगभग 12 करोड़ लोगों को काम देते हैं और देश के कुल एक्सपोर्ट में इनका 40% से ज्यादा का हिस्सा है। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, ये दिखाते हैं कि देश की असली आर्थिक शक्ति कहाँ बसती है। छोटी छोटी फैक्ट्रियों में, वर्कशॉप्स में और नए नए स्टार्टअप्स में। बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं छोटे पैकेट में बड़े धमाकों पर गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे सामने जो मटेरियल है वो भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रायोरिटी सेक्टर और खास तौर पर एमएसएमईज की भूमिका को बहुत अच्छी तरह समझाता है। हमारा मिशन है इन दस्तावेजों से वो सबसे ज़रूरी बातें निकालना जो हमें ये समझने में मदद करें कि ये सेक्टर इतने अहम क्यों हैं और सरकार इन्हें दौड़ाने के लिए क्या-क्या कर रही है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये शब्द पकड़ते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर या प्राथमिकता क्षेत्र। सुनने में बड़ा भारी लगता है। आसान भाषा में इसका मतलब क्या है? इसकी कहानी काफी दिलचस्प है और ये 1967 में शुरू हुई। तब सरकार को ये एहसास हुआ कि देश के बैंक अपना ज्यादातर पैसा बड़े बड़े उद्योगपतियों को तो दे रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर थे जो अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी थे, पर उन्हें लोन मतलब पैसा नहीं मिल रहा था। मतलब जिन्हें पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत थी, बैंक उन्हें एक तरह से नजरअंदाज कर रहे थे। ठीक यही हो रहा था, खासतौर पर खेती, छोटे उद्योग और एक्सपोर्ट करने वाले बिजनेस। तब सरकार ने, या यूं कहें कि आरबीआई ने, बैंकों के लिए एक नियम बनाया। उन्होंने कहा, आपको अपने कुल लोन का एक तय हिस्सा इन खास क्षेत्रों को देना ही पड़ेगा। इसी को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग या पीएसएल कहते हैं। अच्छा, ये एक तरह का फाइनेंशियल रिजर्वेशन है ताकि देश का विकास एक तरफा ना हो। तो ये वो वीआईपी लिस्ट है जिन्हें लोन देने में बैंकों को प्राथमिकता देनी पड़ती है। तो आज इस लिस्ट में कौन-कौन शामिल है? हमारे नोट्स में तो एक लंबी लिस्ट है, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एक्सपोर्ट क्रेडिट। हाँ, और ये लिस्ट काफी लंबी है। इसमें एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी भी है। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि ये लिस्ट पत्थर की लकीर नहीं है। ये देश की जरूरतों के साथ बदलती रहती है। जैसे कुछ साल पहले तक स्टार्टअप इस लिस्ट में नहीं थे, लेकिन जब सरकार को लगा कि देश में इनोवेशन को बढ़ावा देना है, तो आरबीआई ने नियम बदला और कहा कि स्टार्टअप्स को दिया गया 50 करोड़ तक का लोन भी प्रायोरिटी सेक्टर में गिना जाएगा। अच्छा, मतलब ये एक जिंदा जागता सिस्टम है जो देश की बदलती प्राथमिकताओं के हिसाब से खुद को ढालता रहता है। बिल्कुल। इसका एक ही मकसद है, संतुलित और समावेशी विकास। ऐसा ना हो कि कुछ सेक्टर तो रॉकेट बन जाए और कुछ वहीं के वहीं रह जाएं। तो ये तो हुई वो पूरी लिस्ट जिन्हें आरबीआई खास तवज्जो देता है। लेकिन इस लिस्ट में एक नाम ऐसा है, एमएसएमई, जो सिर्फ एक सेक्टर नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरी अर्थव्यवस्था है। चलिए इसी दुनिया में जरा और गहराई से उतरते हैं। हाँ, एमएसएमईज को भारतीय अर्थव्यवस्था का इंजन कहना गलत नहीं होगा। इंजन, हाँ। इनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये कम लागत में, यानी कम कैपिटल में, बहुत ज्यादा रोजगार पैदा करते हैं। बड़ी कंपनियां जहां ऑटोमेशन पर जोर देती हैं, वहीं एमएसएमईज लोगों के हाथों को काम देते हैं। और ये सिर्फ रोजगार तक सीमित नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि देश के कुल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट का लगभग 45% और जीडीपी में करीब 28% का योगदान इन्हीं का है। ये आंकड़े वाकई में हैरान करने वाले हैं। यही वजह है कि सरकार इन पर इतना ध्यान देती है और इसी सिलसिले में 2020 में एक बहुत बड़ा और जरूरी बदलाव किया गया। एमएसएमई की परिभाषा को ही बदल दिया गया। हाँ, ये वाकई में दिलचस्प है। मैं ये समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर पुरानी परिभाषा में ऐसी क्या दिक्कत थी कि उसे बदलना पड़ा। दिक्कत बहुत बड़ी थी। पुरानी परिभाषा सिर्फ एक चीज पर आधारित थी, प्लांट और मशीनरी में किया गया निवेश, और उसमें भी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के लिए अलग-अलग लिमिट्स थीं। अच्छा। इसका एक अजीब साइड इफेक्ट हो रहा था। कई बिजनेस मालिक जानबूझकर अपना बिजनेस बड़ा नहीं करते थे। क्या मतलब वो तरक्की करने से डरते थे? ये तो बड़ी अजीब बात है। हाँ, डरते थे। उन्हें लगता था कि अगर उन्होंने नई मशीनें खरीदी या अपना प्लांट बड़ा किया तो उनका निवेश तय लिमिट से ज्यादा हो जाएगा और वो एमएसएमई के दायरे से बाहर हो जाएंगे। बिल्कुल। और बाहर होने का मतलब था सरकार से मिलने वाले सारे फायदे, जैसे सस्ते लोन और सरकारी टेंडर में प्राथमिकता, सब खत्म। तो वो जानबूझकर छोटे बने रहते थे।
तो ये परिभाषा असल में उनकी ग्रोथ को रोक रही थी। तो नई परिभाषा ने समस्या को कैसे सुलझाया? नई परिभाषा ने 2 क्रांतिकारी बदलाव किए। पहला, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस का भेद खत्म कर दिया। अब सबके लिए एक नियम। बिल्कुल। दूसरा और सबसे अहम, अब सिर्फ निवेश नहीं बल्कि वार्षिक टर्नओवर को भी परिभाषा का हिस्सा बना दिया गया है। ओके, तो अब नए नियम क्या है? अब नियम बहुत साफ हैं और दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। माइक्रो यानी सूक्ष्म वो है जिसका निवेश 1 करोड़ से कम और टर्नओवर 5 करोड़ से कम हो। ठीक है, निवेश 1 करोड़ और टर्नओवर 5 करोड़ से कम। हाँ, फिर स्मॉल यानी लघु वो है जिसका निवेश 10 करोड़ से कम और टर्नओवर 50 करोड़ से कम हो। 10 और 50। और मीडियम यानी मध्यम वो है जिसका निवेश 50 करोड़ से कम और टर्नओवर 250 करोड़ से कम हो। तो इसका असली मतलब ये है कि अब एक कारोबारी सिर्फ छोटा बने रहने के लिए अपनी ग्रोथ नहीं रोकेगा। वो अब नई मशीनरी लगा सकता है, ज्यादा लोगों को काम पे रख सकता है और ग्लोबल मार्केट में कम्पीट करने का सपना देख सकता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये मानसिकता में एक बड़ा बदलाव है, फ्रॉम सर्वाइवल टू एम्बिशन। सरकार ने एक तरह से कहा, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। ये एक गेम चेंजर कदम है जिसका असर आने वाले सालों में दिखेगा। ये तो हुई परिभाषा की बात। अब आते हैं उन योजनाओं पर जो सरकार ने इस इंजन में तेल डालने के लिए शुरू की हैं। हमारे नोट्स में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कई योजनाओं का जिक्र है। शुरुआत मेक इन इंडिया से करते हैं। ये नारा तो हम 2014 से सुन रहे हैं। हाँ, मेक इन इंडिया सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक विजन था। इसका मकसद था भारत को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। और ये 4 स्तंभों पर टिका था। नई प्रक्रियाएं यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, नया इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश के लिए नए सेक्टर्स को खोलना और सबसे जरूरी एक नई सोच जहां सरकार रेगुलेटर नहीं बल्कि बिजनेस का पार्टनर बने। ये तो हुआ बड़ा विजन, लेकिन नए बिजनेस शुरू करने के लिए भी तो कुछ योजनाएं होंगी। स्टार्टअप इंडिया का नाम बहुत आता है। स्टार्टअप इंडिया का फोकस है इनोवेशन और टेक्नोलॉजी पर। इसका लक्ष्य एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना है जहां नए आइडियाज वाले नौजवान आसानी से अपनी कंपनी शुरू कर सकें। इसमें उन्हें टैक्स में छूट से लेकर फंडिंग तक हर तरह की मदद दी जाती है। मकसद साफ है, युवाओं को नौकरी मांगने वाले से नौकरी देने वाला बनाना। इसी से मिलती जुलती एक और योजना है स्टैंड अप इंडिया। ये स्टार्टअप इंडिया से कैसे अलग है? इसका फोकस बहुत ही विशिष्ट और समावेशी है। ये योजना खास तौर पर अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और महिला उद्यमियों के लिए है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि उद्यमिता का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। तो ये सामाजिक न्याय को उद्यमिता से जोड़ने की एक कोशिश है। बिल्कुल। इसके तहत इन वर्गों के उद्यमियों को अपना नया बिजनेस शुरू करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन दिया जाता है। यहाँ एक शब्द आता है ग्रीनफील्ड उद्यम, जिसका मतलब है ऐसा बिजनेस जो बिल्कुल जीरो से एक खाली जमीन पर शुरू किया जा रहा हो। चलिए अब उस योजना की बात करते हैं जो आजकल सबसे ज्यादा चर्चा में है, PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ये काम कैसे करती है? PLI स्कीम भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट देने के लिए एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इसका फंडा बहुत सिंपल है। सरकार ने 13-14 प्रमुख सेक्टर चुने हैं, जैसे मोबाइल फोन, ऑटो पार्ट्स, फार्मा, टेक्सटाइल वगैरह। सरकार इन सेक्टर्स की कंपनियों से कहती है, आप भारत में उत्पादन बढ़ाइए और बेचिए। आप जितनी ज्यादा बिक्री करेंगे, हम उस बढ़ी हुई बिक्री पर आपको उतना ही कैश इंसेंटिव यानी सीधा फायदा देंगे। मतलब जितना ज्यादा बनाओ और बेचो, सरकार से उतना ज्यादा इनाम पाओ। ये तो कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। लेकिन एक आम शिकायत ये भी है कि PLI का फायदा ज्यादातर बड़ी स्थापित कंपनियों को मिल रहा है। क्या एक छोटा MSME इसका हिस्सा बन सकता है या ये खेल सिर्फ बड़े खिलाड़ियों के लिए है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। शुरुआती तौर पर PLI बड़े पैमाने के उत्पादन को आकर्षित करने के लिए बनाई गई थी, इसलिए इसका फायदा बड़ी कंपनियों को ज्यादा मिला है। लेकिन सरकार अब इस बात को समझ रही है। कई सेक्टर्स में अब ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि बड़ी कंपनियां अपने सप्लाई चेन में MSMEs को शामिल करें। अच्छा, तो एक MSME सीधे PLI का फायदा ना ले पाए, पर वो उन बड़ी कंपनियों का सप्लायर बनके अप्रत्यक्ष रूप से इस ग्रोथ का हिस्सा बन सकता है। इस पर अभी भी काम चल रहा है। ये तो हुई बड़ी फ्लैगशिप योजनाएं, लेकिन जमीनी स्तर पर एक छोटे कारोबारी की रोजमर्रा की मुश्किलों को दूर करने के लिए भी कुछ योजनाएं होंगी। हाँ, और वो योजनाएं शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे पहला नाम आता है CGTMSE का,
यानी क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। ये नाम तो काफी टेक्निकल है। नाम टेक्निकल है पर काम बहुत सीधा है। जरा सोचिए, एक युवा इंजीनियर है जिसके पास एक कमाल का बिजनेस आइडिया है, पर बैंक में गिरवी रखने के लिए कोई जमीन जायदाद नहीं है। पहले उसका सपना वहीं खत्म हो जाता था। CGTMSE जैसी योजनाएं उसी के लिए हैं, जहां सरकार बैंक को गारंटी देती है कि आप इस आइडिया पर दांव लगाओ, अगर लोन डूबा तो रिस्क हम शेयर करेंगे। ये योजना छोटे उद्यमियों को 2 करोड़ रुपए तक का बिना गारंटी वाला लोन दिलाने में मदद करती है। ये तो सच में बहुत बड़ी मदद है। इसने तो लाखों लोगों के लिए उद्यमिता के दरवाजे खोल दिए होंगे। हमारे नोट्स में उद्यमी मित्र पोर्टल और MSME संबंध पोर्टल का भी जिक्र है। ये दोनों डिजिटल पहल हैं। उद्यमी मित्र पोर्टल एक ऑनलाइन मार्केटप्लेस जैसा है, जहां कोई भी कारोबारी जाकर अलग अलग बैंकों की लोन योजनाओं को देख सकता है और वहीं से अप्लाई कर सकता है। इससे भागदौड़ कम होती है। सही है। और MSME संबंध पोर्टल पारदर्शिता के लिए है। ये ट्रैक करता है कि सरकारी कंपनियां MSME से अपना तय कोटा का सामान खरीद रही हैं या नहीं। और आखिर में एक योजना है SFURT। ये पारंपरिक उद्योगों के लिए है ना? जी, SFURT का पूरा नाम है स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। भारत में लाखों कारीगर हैं, बुनकर, हस्तशिल्प बनाने वाले, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले। ये अकेले काम करते हैं, इसलिए बाजार में टिक नहीं पाते। SFURT योजना इन कारीगरों को एक क्लस्टर में इकट्ठा करती है, उन्हें नई टेक्नोलॉजी और डिजाइन की ट्रेनिंग देती है और उनके बनाए सामान को बाजार तक पहुंचाने में मदद करती है। ये मेड इन इंडिया को हैंडमेड इन इंडिया से जोड़ने की एक खूबसूरत कोशिश है। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटे तो तस्वीर ये बनती है कि प्रायोरिटी सेक्टर और खासकर MSMEs सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये हमारी अर्थव्यवस्था के वो पहिए हैं जो देश को आगे ले जा रहे हैं। हमने ये भी देखा कि कैसे MSME की नई परिभाषा ने उन्हें बढ़ने की आज़ादी दी है और उन्हें डर के साए से बाहर निकाला है। और सरकार की योजनाएं, चाहे वो मेक इन इंडिया का बड़ा विजन हो या CGTMSE जैसी जमीनी मदद, एक समग्र दृष्टिकोण दिखाती हैं। हाँ, ये एक मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी है जिसमें बड़े विजन से लेकर छोटे कारोबारी की छोटी छोटी जरूरतों तक का ध्यान रखने की कोशिश की गई है। बिल्कुल। हमने देखा कि सरकार क्या कर रही है। अब यहाँ से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है जिस पर सोचना चाहिए। ये सारी योजनाएं और नीतियां अपनी जगह हैं, पर असली चुनौती है इनके जमीनी कार्यान्वयन की। भविष्य में भारत के MSMEs को सिर्फ घरेलू बाजार के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के लिए उत्पादन करना होगा। सही। तो अगला बड़ा कदम क्या होना चाहिए? क्या हमें उन्हें सिर्फ वित्तीय मदद देनी है या फिर उन्हें ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी कंट्रोल और नई टेक्नोलॉजी जैसे AI और ऑटोमेशन को अपनाने के लिए तैयार करना है? असली मुकाबला तो अब शुरू होगा। ये सवाल सच में सोचने वाला है। योजनाओं का बनना एक बात है और उन्हें वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना बिल्कुल दूसरी। चलिए आज की इस गहरी और दिलचस्प बातचीत को यहीं रोकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर और गहराई से जानने के लिए हमारे अगले सत्र में जरूर शामिल हों।